सर, Please, leader of the opposition. सर Please, ये leader of the opposition. मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं। Please, sir. मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जी, जिलेबी, एक सेकंड। ये मान्य खड़गे ये जी, दो छोड़ के मान्य कर, किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं, बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया। मैं वो 12 लाख छात्रों के हित में वो खड़ा हूँ जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार की तरफ से डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो संक्षेप में इतिहास बोलता हूं कि 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नज़र से नहीं देख सकते हैं और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है, इनको अब हम नौकरी नहीं चलाने दे सकते हैं। तो ये लोग अब कहाँ जाएं? इन्होंने सरकार का इश्तिहार देकर डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए,
इन्होंने ही सरकार का रवैया मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहाँ जाए? तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, MHRD, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा असम से भी है, उत्तर पूर्वांचल से हैं, उत्तराखंड से है, तो इनको न्याय दे। एक गजट नोटिफिकेशन अगर MHRD निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, I would like to state very important issue on the health sector of India. GST on luxurious goods like gold, silver, diamond is restricted to 3%, whereas services of medical importance and necessities are kept at 18% of GST. That, for example, life insurance and medical policies. This clearly shows that the government is least bothered in public health care matters. Due to such heavy taxes, common public avoids taking medical insurances, policies, and ends up paying the hospital bills in lakhs. Our country had already experienced this in COVID pandemic 19, where common man had to sell his property to pay the hospital bills, or as he was not covered under the medical insurance policy. It is recommended that to cut down the GST rates on medical insurance policies, this will encourage the common man to insure his life by taking medical policies. Thank you. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो ST में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों BJP के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा, धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। सर, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का ये स्कीम है फ्रॉम वर्षा टू गडचिरोली। I belong to Gadchiroli Chimur Lok Sabha constituency, which is too backward, and it is tribal district. So this railway line started in 2022, and still the work is going very slowly, and it is not getting completed. And another broad gauge railway line is from Nagpur to Nagbir. That is also, the work is going on slowly. That is the replacement of narrow gauge with the broad gauge. And the Honorable Minister can give the when that will be completed and whether they will expedite the matter and will complete as early as possible. Another thing is that in where this scheme starts from Vadsa, so their underpass has been prepared on the station. So huge water is accumulated during the rainy season under the breeze, and it is very difficult to go another side, and that is way is abandoned for days together. So that has to be done. Another thing is that the train number Vadsa to Chanda Fort 08808 passenger train, that Chanda Fort to Gondia 08805, train number 08724 Gondia to Raipur, train number 57160 Kajipet to Nagpur,
these trains have been abandoned, not running since COVID period. So whether the Honorable Minister can start immediately these trains to make convenient to the people, because our people very far area and very remote area, so they face very inconvenient in this matter. So these trains those were not running. So previously it was running before COVID, but they have stopped, and now after COVID is over, so I request that these trains have to be started, and immediately when they will start, they will give the time. Manya sir. Sadashiv, please. Thank you, sir, for this opportunity. I come from Peddapalli, Telangana, where we have 15 lakh voters, out of which 5 lakh voters belong to the Singareni workforce, sir. As you all know, PSUs ensure employment and benefits continue to the larger workforce of our country. I request Honorable Kishan Reddy Garu not to privatize Singareni coal mines and to ensure direct allotment to Singareni, because Singareni itself is under great difficulty. We have around 30,000 crores of receivables pending, sir. If allotment is done directly to Singareni, the majority of our workforce will benefit from this great decision. And also, I request to continue the benefits and the same number of jobs continue, even if the government is not looking at this situation. I really request Singareni privatization not to be done and Singareni to be saved and public sector units continue, sir. Thank you so much. Sir, the Shabri railway line project was sanctioned by the government in the railway budget 97-98. The works of this project started in 2008. But it is unfortunate that even after 26 years, this project is remaining as a dream. The landowners whose land and property earmarked for the project are facing with great difficulties. The line could become a third corridor for the state of Kerala, has much importance after the completion of Vizhinjam International Seaport. So the line will connect a large number of tourist destinations, pilgrims and commercial centers. Sir, my question, extension of this line from Eribeli to Vizhinjam International Seaport via Koni, Pathanavaram, Punalur, Nedumangad under the Rail Sagar project will be an advantage for the goods movement and will provide rail connectivity to 22 more towns in the state. So, whether the government will take a final decision without further delay. Sir, the line will provide rail connectivity to many districts, such as Kottayam, Idukki, Pathanamthitta, Kollam, Trivandrum, and also towns having more than 50,000 population, including Nedumangad and Thodupuzha. Sir, whether the government will provide adequate budget allocation for speed up the works of this line. Sir, considering the special status granted to the region under Article 371J and the region's economic development, the then government had sanctioned railway division at Kalaburagi during the year 2014-15. It has been 10 long years since the people of Kalyan Karnataka have been waiting for the establishment of railway division. Various committees have been formed one after the another, but the railway division has still not been established. Through the years, bigger amount was allocated towards the establishment of the division in various budgets, but nothing came out of such allocations. Further, the requisite land for the purpose was given by the state government completely free of cost, which is currently in possession of the railways. This division would have served as a crucial lifeline for the region, ushered in a new phase of economic growth and development for the people of Kalyan Karnataka. Therefore, I seek a definitive answer from the Honorable Minister of Railways. Will the railway division Kalaburagi be established or not? And second, how much longer will the people of Kalyan Karnataka wait for the implementation of this railway division, sir? धन्यवाद सभापति महोदय। मैं झारखंड के गुमला जिले
मैं नए रेलवे कनेक्टिविटी की मांग कर रहा हूं सभापति महोदय। ये गुमला जिला जो मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोहरदगा से 75 किलोमीटर दूर है और धार्मिक रूप से अलग अलग धर्मों की बहुत मान्यता, हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम मानी जाती है, महादेव जी की टांगी नाथ है और सीरा सीता नाले है, ऐसी जगह धार्मिक जगह है। साथ ही साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत के परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट टेक्का की जन्मस्थली है, लेकिन आज भी रेलवे कनेक्टिविटी उस जिले में नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि लोहरदगा जो 75 किलोमीटर, लोहरदगा से गुमला 75 किलोमीटर दूर है, वहां रेलवे लाइन है। गुमला होते हुए कोरबा छत्तीसगढ़ तक, जिसका सर्वे भी हो चुका है। ये मैं वित्त मंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में नई रेलवे लाइन यहां दी जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। The recent surge in human-animal conflicts across Kerala, highlighted by the State Forest Department reports identifying Madam, sorry. I rise today to draw attention a critical issue concerning Kannur International Airport, a vital infrastructure asset situated within the municipal town and city limits of Kannur Corporation. The airport services a significant catchment area encompassing the North Malabar region, including Coorg, Mysore, Mangalore, and is home to 30% of non-resident Keralites. During COVID-19 pandemic, Kannur Airport demonstrated remarkable capability of successfully operating wide-body aircraft of both Indian and foreign carriers. This is an achievement that sets Kannur apart, particularly when we consider the limitations faced by other regional airports such as Calicut and lack of necessary runway length to accommodate such aircraft. So kindly consider this legitimate demands of the northern Malabar, Kerala. Kindly consider this our request. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज मैं लोकसभा में पहली बार बोल रही हूँ, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा की देवभूमि तुल्य जनता का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे पंचायत से पार्लियामेंट तक आने का सफ़र तय किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत पूरे गुजरात में इन दिनों में चांदीपुरा नामक वायरस भयानक रूप लेता जा रहा है। गुजरात के अलग अलग जिलों में अब तक 84 मामले सामने आ चुके हैं। चांदीपुरा वायरस से अब तक 37 बच्चों की जान जा चुकी है। इस आंकड़ों के अनुसार इस वायरस की चपेट में आने वाले 100 में से सिर्फ 15% मरीजों को ही बचाया जा सकता है। गुजरात में अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महसाना, खेड़ा, वडोदरा, सूरत समेत ज़्यादातर जिलों में यह जानलेवा वायरस बढ़ता जा रहा है और यह वायरस दिन ब दिन घातक हो जा रहा है, क्योंकि यह वायरस ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इसलिए इस वायरस को बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है और इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोबारा कोरोना जैसे भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि
गुजरात में तेज़ी से बढ़ते इस वायरस को गंभीरता से लिया जाए और उसकी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कठोर कदम उठाए जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. Madam, the issues related with the human-animal conflict is the main problem in Kerala as well as in my district, Idukki. In my constituency alone, more than 350 kilometers border area we are sharing with forest areas. Madam, last day, one day before, one Adivasi man, 48 years old, have been killed by cruel elephant attack. That is the most unfortunate incident I am facing. And this is the fourth in this year, and this is around hundreds in the last 10 years. We are facing a crucial situation. It is the survival crisis of the poor people in my constituency. Madam, I urge upon the government. In our constitution, there is a guarantee, right to live with dignity. But no government, not only the central government, but also the state government, they are not at all concerned about the protection of the people. No government is giving any protection. The government of Kerala doesn't bother about that, and they are not disbursing the compensation in time. And madam, this is a high time for further amendment of Forest Conservation Act. That is my point. Last time, there were an amendment. The vermin list eliminated. We objected. But government of India eliminated the vermin list. That have to be reintroduced. And also, we have to adopt the policies from foreign countries. Wherever these kind of issues they are facing, we have to adopt that policies. This is a high time to introduce the control of birth rate policies. We have to adopt the policy of culling. We have to adopt the policy of birth rate control of these cruel animals, whichever they are entering to the agricultural lands. So we are demanding for, we have to get the right to kill the cruel animals, whichever entering the farmers' land. Otherwise, there is no remedy. People are not getting any protection. That's why I am urging upon the government for a further amendment of Forest Conservation Act. Thank you, madam. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. मी सर्वप्रथम शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातून प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करत आहे. त्यासाठी मी माझ्या मतदारसंघातील चंद्रपूर वनियारणी लोकसभा क्षेत्रातील तमाम नागरिकांचे मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदया, 2014 मध्ये म्हणजेच 10 वर्षापूर्वी केंद्रातील मोदी प्रणित सरकारने सत्तेत येताच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले होते. पण गत 10 वर्षातील माझ्या चंद्रपूर वनियारणी लोकसभा क्षेत्रातील शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती अतिशय भयावह अशी आहे. चंद्रपूर यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची फक्त गेल्या 5 वर्षातील आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने जी आम्हाला दिली आहे त्याप्रमाणे आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यात 444 तर यवतमाळ जिल्ह्यात 1641 याप्रमाणे आहे. उल्लेखनीय बाब ही आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या 444 शेतकऱ्यापैकी 319 हे पात्र आहेत तर 122 अपात्र आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील 1641 पैकी 775 पात्र ठरले आहेत तर 819 हे अपात्र ठरले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याच्या पोकळ घोषणा या भाजप सरकारने मागील वर्षात केल्या. पण माझी आपणास विनंती आहे की घोषणा करणाऱ्या उद्योग मित्र मोदी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण या आकड्यावरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्याप्रती उदासीनता दूर करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मी आपणास सभागृहात विनंती करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.